Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा PGI-CH के मॉडल पेपर्स के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे सेशन रहने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम जो है 29 को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम जो यहाँ पे कुछ मॉडल पेपर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको एक प्रकार से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो है क्वेश्चन का पेपर जो है किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल क्या रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का पेपर आपको क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी के सराउंडिंग अपने यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर MCQ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट अपनी क्लासेज जो है नेक्स्ट कुछ डेज़ की आपके जो है PGI-CH के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना MCQ। Until what time after delivery can an intrauterine contraceptive device be inserted postpartum? तो पोस्टपार्टम पीरियड में जो है कब IUCD को हम इंसर्ट कर सकते हैं? विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 6 वीक और विद इन 12 वीक। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को हम पोस्टपार्टम पीरियड में कब इंसर्ट कर सकते हैं? कब उसको जनरली हम प्रेफर करते हैं? विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 6 वीक, विद इन 12 वीक। तो देखिए, पूछा गया आपसे पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर IUCD को इंसर्शन करने का टाइम, तो प्रीफर टाइम कौन सा रहता है? विद इन 48 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शंस ए, सी और डी आपके क्या है यहाँ पे? इनकरेक्ट है। तो देखिए, टाइमिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ IUCD, IUCD के जो टाइमिंग ऑफ इंसर्शन है उसके बारे में देखो। फर्स्ट MCQ बनता है आपका आइडियल टाइम से को लेके। तो आइडियल टाइम कौन सा है? तो देखिए, आइडियल टाइम का पूछे तो ये होगा ड्यूरिंग मेंसेस और फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट अगर पूछे आपसे कि आइडियल टाइम कौन सा है, तो ड्यूरिंग मेंसेस और फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम जो है IUCD को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ आपको पूछते हैं यहाँ पे, मोस्ट प्रीफर्ड टाइमिंग, जो ज़्यादा प्रीफर की जाती है टाइमिंग वो कौन सी है? तो देखो, इसमें 3 कैटेगरी रहती है आपकी। एक है पोस्टपार्टम पीरियड में, नेक्स्ट है लेट पोस्टपार्टम, देन आपका रहता है क्या इसमें? टाइमिंग। तो पोस्टपार्टम के अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन आता है आपका? ये आता है पोस्ट प्लेसेंटल। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पोस्ट प्लेसेंटल का जो रहता है वो रहता है इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में, इमीडिएट पोस्टपार्टम। और लेट पोस्टपार्टम का टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक रहता है? तो 48 आवर्स से लेके 1 वीक ऑफ डिलीवरी तक जो है क्या रहता है? करेक्ट आंसर रहता है। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? Until what time after delivery can intrauterine contraceptive device be inserted postpartum? तो postpartum पीरियड के अंदर आपको जो है कितने टाइम के अंदर हमें जो है ये IUCD को इंसर्ट करना है? तो विद इन 48 आवर्स में हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। तो विद इन 48 आवर्स से 1 वीक तक आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो लेट पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर IUCD को इंसर्ट करने का टाइम ड्यूरेशन है। और एक पोस्ट प्लेसेंटल भी हम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि क्या कहलाता है? इमीडिएट पोस्टपार्टम। तो ये तो आपको यहाँ पे पूछा नहीं गया है। इसके अलावा कुछ अदर MCQs हैं आपके IUCD को ही लेके। तो देखो, पोस्ट परप्यूरियल कब करनी है? तो
विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी में हम लगा सकते हैं इसको। तो विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी में अगर लगाने के को है तो वो कौन सा होगा फिर आईयूसीडी इंसर्शन का टाइम ड्यूरेशन पोस्ट परप्यूरल। ओके, नेक्स्ट देखो पोस्ट कोइटल। पोस्ट कोइटल को हम क्या कहते हैं, अप टू कितने टाइम के अंदर, अप टू 3 to 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू इसी के अंदर पोस्ट अबॉर्शन। पोस्ट अबॉर्शन पीरियड में अगर आईयूसीडी हमें इंसर्ट करनी है तो ये रहता है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे आईयूसीडी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एमसीक्यू हमने लिखे हैं, टाइम ड्यूरेशन हमने लिखा है, ये किसके रिगार्डिंग है, टाइमिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, विद इन 48 आवर्स, जो कि आपको यहाँ पे मोस्ट प्रिफर्ड टाइमिंग के अंदर आपको पूछा गया था, वो भी लेट पोस्टमार्टम पीरियड में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, Which of the following is the preferred treatment for Plasmodium falciparum malaria? तो Plasmodium falciparum malaria के लिए preferred treatment कौन सा है? क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिन बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी, प्राइमाक्विन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के लिए आपको जो है ट्रीटमेंट पूछा गया है कि मोस्ट प्रिफर्ड ट्रीटमेंट प्लान कौन सा रहता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लिए। तो देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट देखो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, एक कंडीशन और आपको पूछा रहता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अंदर कौन सी ड्रग रेसिस्टेंट है, तो ये कौन सी है, क्लोरोक्विन इज ए रेसिस्टेंट। तो क्लोरोक्विन तो हम यहाँ पे देंगे नहीं क्योंकि ये तो क्या हो चुकी है, रेसिस्टेंट हो चुकी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कंपैरिजन में। हम यहाँ पे कौन सी ड्रग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो एसिटिक कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो एसिटिक कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग है, तो देखो आर्टिसोनेट, प्लस सल्फाडोक्सिन, ठीक है, सल्फाडोक्सिन प्लस सल्फाडोक्सिन, या फिर सल्फाडोक्सिन नहीं लेके हम क्या ले सकते हैं, ट्राइमेथामिन। यहाँ पे ड्रग कंज्यूम हम कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिमिसिनिन बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो क्लोरोक्विन तो क्या हो चुकी है, रेसिस्टेंट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है प्राइमाक्विन, तो प्राइमाक्विन जो है कैसा काम करती है, तो गैमेटोसाइडल एजेंट है ये। ठीक है, प्राइमाक्विन कैसा है, गैमेटोसाइडल एजेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कंपेरिजन में, मतलब क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट देखिए डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन हम कौन से केस में देते हैं, यूज्ड फॉर ट्रेवलर्स। ठीक है, जो ट्रेवलर्स पर्सन होते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया। ओके, राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिमिसिनिन बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट,
हाई वेस्कुलर रेसिस्टेंट, इंक्रीज वेनस प्रेशर या फिर इंक्रीज मिक्स्ड वेनस सेचुरेशन? क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? हाइपोवोलेमिक शॉक में कैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं? तो देखो, हाइपोवोलेमिक शॉक के केस में क्या होता है, सिग्निफिकेंटली क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम या फिर हम फ्लूइड वॉल्यूम भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से जब ब्लड वॉल्यूम बॉडी में कम रहेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे डिक्रीज है तो इसका आपको क्या देखने को मिलेगा फर्दर, इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हाई वेस्कुलर रेसिस्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो देखो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोवोलिक शॉक में कार्डियक आउटपुट क्या होगा, टिपिकली भी डिक्रीज रहेगा, ना कि हाई आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज वेनस प्रेशर, तो वेनस प्रेशर जो है आपको यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ये भी क्या मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा। ठीक है, रिड्यूस मिलेगा क्या, वेनस प्रेशर, जिसकी वजह से कम ब्लड जो है हार्ट के पास में पहुंचेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्कुलर रेसिस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से कम ब्लड जो है वापस हार्ट के पास में पहुंचेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज मिक्स वेनस सेचुरेशन, तो मिक्स वेनस सेचुरेशन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज रहता है, आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। इसकी रीज़न ये भी रहता है कि पेशेंट के अंदर जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी भी यहाँ पे जो है वाइटल्स ऑर्गन की तरफ, वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, आप सबको पता है जब डिक्रीज रहता है क्या, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वेसल्स के अंदर जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो डिक्रीज रहता है, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न वापस से कम पहुंचेगा बॉडी हार्ट के पास में, डिक्रीज वेनस रिटर्न। ठीक है, जब वेनस रिटर्न डिक्रीज रहेगा तो इसका मीनिंग क्या, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फीलिंग। पर्सन के अंदर जो है वेंट्रिकुलर फीलिंग यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। वेंट्रिकुलर फीलिंग जब डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या रहेगा, रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम, पेशेंट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा तो मतलब क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट भी जो है पर्सन का क्या मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। साथ में लो ब्लड प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस, इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपकी बॉडी, ये तो सारे फीचर्स आ गए, कार्डियक आउटपुट वगैरह कम होगा तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेशन करेगी यहाँ पे। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा, जिससे क्या देखने को मिलेगा आपको, जो पल्स रेट है वो कैसी मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। ओके, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में मतलब जो आपका सिंपैथेटिक टोन जो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। तो इस एमसीक्यू में अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि हाई वेस्कुलर रेसिस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हाइपोवोलेमिक शॉक के केस में। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 40-year-old woman present with complaint of vulvar itching, burning and soreness. On examination, erythema and white curd-like discharge are observed. What is the most likely diagnosis? एक 40-year-old woman है जिस कंप्लेंट कर रही है वल्वर रीचिंग को, बर्निंग एंड सोरनेस को। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, एरिथमा है, वाइट कर्ड लाइक डिस्चार्ज आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या रहेगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस,
ट्राइकोमोनियासिस, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस और गोनोरिया। क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो देखो कॉमन यहाँ पे क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं डिजीज़ के वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको डायग्नोसिस करना है कि क्या कंडीशन रह सकती है। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या रहेगा, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ग्रेस, वाइट, वेजाइनल डिस्चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनियासिस के अंदर आपको कैसे कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? तो फ्रोदी, ग्रीनिश येलो, डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। गोनोरिया के अंदर आपको क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो गोनोरिया की वजह से आगे कंडीशन फिर किस में कन्वर्ट हो सकती है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में हो सकती है और इनफर्टिलिटी तक भी जा सकता है पर्सन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा एमसीक्यू था, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, a mother brought her 4-year-old male child with complaints of frequent diarrhea, difficulty breathing, lack of appetite, and weight loss. On further evaluation, diagnosed as SAM. Which of the following are not the medical complication of SAM? Hypoglycemia, hyperthermia, infection और डिहाइड्रेशन। एक मदर है 4 ईयर ओल्ड, बच्चे को जो है कंप्लेंट्स उसकी क्या है? डायरिया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस है। फर्दर इवाल्यूशन किया, किससे डायग्नोसिस हुआ उसके अंदर? सेम जो है यहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो एक नॉट द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ SAM? तो SAM का कौन सा यहाँ पे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलेगा और क्या होता है SAM? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन। तो देखिए सबसे पहले तो WHO ने क्या क्या साइन सिम्टम बताए हैं जो SAM के रिगार्डिंग? तो SAM सबसे पहले जो है क्या? SAM है आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्या होता है SAM? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इनसफिशिएंट एनर्जी आपको देखने को मिलती है बच्चे में, इनसफिशिएंट फैट, प्रोटीन, ठीक है, अदर जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उसमें कमी देखने को मिलती है बच्चे में। तो WHO ने कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया है कितनी एज ग्रुप के लिए? तो 6 to 59 मंथ ओल्ड बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या? बाइपेडल एडिमा प्रेजेंट रहना चाहिए बच्चे में। नेक्स्ट, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये कितना देखने को मिलता है? लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सीवियर वेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट और क्या आपको देखने को मिलेगा?
हाइपोथर्मिया यहाँ पे क्यों आपको देखने को मिलता है, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो यहाँ पे कम्प्लीटली वो यहाँ पे नहीं होता है बच्चे के अंदर। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्लो रहता है क्या, मेटाबॉलिक रेट बच्चे का, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिया। यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपरथर्मिया, तो हाइपरथर्मिया यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो हाइपरथर्मिया यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है एज ए कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के। अब ये हम अगर देखें कि कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ SAM, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, डिफिशियंसीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये सारी की सारी क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो, आपके बच्चे को जो है SM हुआ था, ठीक है। सपोज अगर किसी पेशेंट के बच्चे को यहाँ पे क्या किसी बच्चे को यहाँ पे क्या SM हुआ है, तो क्राइटेरिया क्या है डिस्चार्ज करने का हॉस्पिटल से, क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। एडमिट हुआ था बच्चा यहाँ पे, एडमिट के बाद में डिस्चार्ज के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले हम किसको रखेंगे यहाँ पे, वेट को रखेंगे। तो वेट कितना रहना चाहिए यहाँ पे, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे जो है वेट देखने को मिलता है। और ये वेट किसके लिए रहता है, वेट फॉर हाइट हम देखते हैं, ठीक है। वेट फॉर हाइट अपना अपन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये कितना होना चाहिए, टू द लेवल ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है नो एडिमा, बच्चे के अंदर एडिमा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और बच्चा जो है ओरली अब आराम से जो है फूड इंटेक कर सकता है, उसमें इतनी एनर्जी बचने लग जानी चाहिए बॉडी में कि वो आराम से अपनी फूड को चे करके खा सके। राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, हाइपरथर्मिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट MCQ, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो RNCC की जो टीम की ओर से जो है, RNCC नर्सिंग कोचिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की ओर से जो है क्या किया गया है, मेगा रिवीजन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है फॉर द नॉट 8 एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है क्या मिलने वाला है, एकदम जो हाई यील्ड MCQs है अपने यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है वो ये अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस आपका ये टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे बनाई गई है। इसके अंदर जो टॉपिक के अंदर आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल MCQs जो एक तो जो रिपीट होते आए हैं उनको भी जो है यहाँ पे अच्छे से डील किया गया है, उनके फर्दर आगे और MCQs बनाए गए हैं, ठीक है, जो हमारी ओर से एक बेस्ट MCQs बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में नॉट 8 में। अब क्या है इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उसके बारे में एक बार मैं आपको छोटा सा एक यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो है नॉट 8 प्री एग्ज़ाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक टेस्ट आपको जो है मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, ओके, जो 6 AM पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक टेस्ट आपको आफ्टरनून में देखने को मिलेगा 2 PM पे। एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा नाइट में, ठीक है। तो दिन में आपको जो है टोटल 3 टेस्ट आपको यहाँ पे सोल्व आउट करने को मिलेंगे। तो फर्स्ट मॉर्निंग और जो आफ्टरनून का जो आपको टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक और सिस्टम वाइज, ठीक है। इसी के साथ ही डेली आपको जो नाइट में आपको जो टेस्ट मिलने वाला है वो रहेगा आपका प्री नॉट जो 8 है उसके एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस के आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी विद बेस्ट MCQ विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आप ज़रूर अपनी जो यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर आपको यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है 9588856774। टोटल इसके अंदर कितने टेस्ट आपको मिलेंगे, टोटल इसके अंदर आपको 132 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से 74 आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट के टेस्ट मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट कितने हैं, 74।
और 58 जो है नॉट सेट प्री के आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस। ओके, सारे के सारे एमसीक्यूज हाई यील्ड एमसीक्यूज अपने यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम को टारगेट करने के लिए काफ़ी अच्छा आपके लिए एक माध्यम बन सकता है। ठीक है, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग को भी ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करने की एक कोशिश रहेगी आप सबकी। आपका मोटिवेशन यहाँ पे बूस्टअप होगा। आपका डे टू डे आपको अगर जैसे सिस्टम वाइज अगर आपको यहाँ पे टेस्ट सोल्व करने को मिलेंगे, तो आपका एज ए रिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो भी टेस्ट के अंदर। तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा अभी कौन सा सिस्टम वीक है, कौन सा कहाँ पे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग एकदम कम कर सकता हूँ, या फिर मतलब इसके बाद मतलब सेल्फ जो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पे। A post-operative patient on prophylactic enoxaparin developed bleeding manifestation. Which of the following is the antidote to be used? देखो, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसमें क्या है, प्रोफाइलेक्टिक एनोक्साप्रिन यहाँ पे दिया गया था। डेवलप, अभी उसमें क्या डेवलप हो गया है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस उसमें डेवलप हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट टू बी यूज, यहाँ पे जो है कौन सा एंटीडोट हम यूज करेंगे, प्रोटामिन सल्फेट, ESCA, एस्पिरिन और फेनरा पैरिनॉक्स। क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? प्रोटामिन सल्फेट, ESCA, एस्पिरिन एंड यहाँ पे थोड़ा फोंडा पेरिनक्स है। ठीक है, फोंडा पेरिनक्स। तो कौन सा ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट रहेगा? देखो, प्रोफाइलेक्टिक एनोक्साप्रिन दिया गया था। तो एनोक्साप्रिन क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इट इज़ ए लो मोलिक्यूलर वेट हिपेरिन है। ठीक है, LMW जिसको हम कहते हैं। तो हिपेरिन एक क्या होता है, इसको हम कौन से रूट से हम देते हैं? ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूँ हिपेरिन की, तो इसको जो हम यहाँ पे पेरेंटल और हम यहाँ पे इसको सबक्यूटेनियसली भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एनोक्साप्रिन लगाया गया है, तो हिपेरिन यहाँ पे जो है पेरेंटल एंटीकोगुलेंट के रूप में हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को। एक्टिवेट करता है किसको? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को। अब ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है? तो थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल को, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। जब थ्रोम्बी मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से आपको जो है क्लोटिंग वगैरह, आपको प्रिवेंशन होगा क्लोटिंग वगैरह से। तो देखो, अगर यहाँ पे क्लाइंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिवली एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर की तरफ इसको यहाँ पे दिया गया है, ये किससे प्रिवेंट करेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट ऑपरेटिवली, और वो भी कैसे दिया गया है, प्रोफाइलेक्टिकली यहाँ पे दिया गया है। तो अपना प्राइमरी कंसर्न क्या रहा होगा कि ये हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है क्लाइंट के अंदर क्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। ठीक है, इसी के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो अब जो है इस कंडीशन में अगर यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है क्लाइंट में, तो हम क्या प्रीफर करेंगे, प्रोटामिन सल्फेट। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीडोट ऑफ चॉइस है। जब LMW की टॉक्सिसिटी होती है या फिर अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होती है, उस कंडीशन में इसको जो है दिया जाता है, और ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहता है हिपेरिन के लिए। और ये अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए कि किसके लिए देना है, LMW के लिए देना है। नेक्स्ट HMW। ठीक है, एक तो है लो मोलिकुलर हिपेरिन, एक है हाई मोलिकुलर। ठीक है, तो HMW हिपेरिन के लिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है इन कंपेरेटिव टू LMWS। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर कि आपको LMWH HMWS के लिए। सो सिंपल सा आपका आंसर है कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन क्या, एनोक्साप्रिन के लिए हम किसको यूज करेंगे, यहाँ पे प्रोटामिन सल्फेट को ही यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए EACA। तो EACA क्या है आपका, एप्सिलॉन लिख लेते हैं अलग से, एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो ये कैसे काम में आता है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग होती है।
कैसी ड्रग है ये? एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है, बट ये जो है यूजफुल नहीं है LMWH इंड्यूस्ड ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस के लिए। नेक्स्ट फोंडापेरिनेक्स। तो फोंडापेरिनेक्स एक प्रकार से एंटी थ्रोम्बिन थर्ड इनिबिटर होता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड इनहिबिटर है ये भी जो है एंटीकोगुलेंट की तरह यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, बट अगेन ये जो है LMWH की तरह काम में नहीं लेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा रिस्क को, ब्लीडिंग की रिस्क को। एस्प्रिन हम सबको पता है कैसी ड्रग है, एंटीप्लेटिलेट। ठीक है, तो ये भी जो है एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग की तरह ही काम करती है, तो ये भी जो है ब्लीडिंग के लिए काम में यहाँ पे नहीं आने वाली है। नेक्स्ट MCQ राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटामाइन सल्फेट ही हम यहाँ पे प्रीफर करने वाले हैं। Which of the following is a classification system used to describe the extent of burn? ठीक है, extent of burn अगर हो रहा है तो उसको हम कौन से सिस्टम से हम क्लासीफाई कर सकते हैं? ग्लासगो कोमा स्केल, अपाचे स्कोर, रूल ऑफ 9 और रैनसन क्राइटेरिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ग्लासगो कॉमा स्केल तो एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिससे हम किसको असेस कर सकते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर सकते हैं। कौन से पर्सन में यूज में आता है? तो ब्रेन इंजरी वाले पर्सन में काम में लिया जाता है इसको। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, ई, वी, एम। ठीक है, ई में क्या? आई ओपनिंग, एम में क्या? मोटर रेस्पॉन्स, वी में क्या? वर्बल रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे असेस करते हैं। ठीक है, 3 और 15 यहाँ पे स्कोर रहता है। नेक्स्ट देखिए अपाचे। तो अपाचे का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इट इज़ ए एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवालुएशन सेकंड। ठीक है, तो ये स्कोर है एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवालुएशन सेकंड। स्कोर किसके लिए काम में लेते हैं? सीवियरिटी ऑफ इलनेस के लिए। सीवियरिटी ऑफ इलनेस के लिए काम में लेते हैं। इस स्कोर से हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको, मोर्टालिटी को, जो इल पेशेंट है उसकी। ठीक है, तो इल पेशेंट की मोर्टालिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपाचे स्कोर से। नेक्स्ट देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? रूल ऑफ 9 अपना करेक्ट आंसर है, जो बर्न पेशेंट के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए राइट आंसर इसके बाद में क्या है? रैनसन क्राइटेरिया पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो ये प्रिडिक्ट करता है सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपके नोट सेट में। ठीक है, तो रैनसन क्राइटेरिया के बारे में पूछा रहता है, जो कि पैनक्रियाटाइटिस की सीवियरिटी को और पैनक्रियाटाइटिस इंड्यूस मोर्टालिटी के बारे में ये आपको बताता है। तो ये चारों प्रकार के आपको स्कोर्स के बारे में और क्राइटेरियाज के बारे में आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछते हैं ये MCQ। नेक्स्ट MCQ अपना, A 16-year-old male was admitted with recurrent nosebleed and bleeding of the gums. He was diagnosed to have parahemophilia. Which of the following clotting factor will be deficient in this patient? देखिए क्या कंडीशन है, 16 ईयर ओल्ड मेल है, एडमिट है किसके लिए? रिकरेंट नोज ब्लीड हो रहा है उसमें, साथ में ब्लीडिंग ऑफ गम भी है। वो डायग्नोज किससे हुआ है? पैराहीमोफीलिया कंडीशन से। तो कौन सा क्लोटिंग फैक्टर जो यहाँ पे डिफिशिएंट देखने को मिलेगा? फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। पैराहीमोफीलिया की कंडीशन है, कौन सा जो है यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर की आपको डिफिशियंसी देखने को मिलेगी?
तो देखिए यहाँ पे पैरा हीमोफीलिया की कंडीशन के अंदर कौन सा फैक्टर की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलती है? इट इज़ नॉन एज फैक्टर 5 डिफिशियंसी, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर फैक्टर 5 को लेबाइल फैक्टर, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फैक्टर 7, फैक्टर 7 को हम क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 को हम क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंड फैक्टर 11 को हम क्या 9 को हम क्या बोलेंगे, क्रिसमस फैक्टर। और पीटीसी क्या मतलब हो गया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी इसको हम कहते हैं। तो इसकी डिजीज की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिसमस डिजीज कह दो या फिर हीमोफीलिया बी कह दो। ये फैक्टर 9 की आपको डिफिशियंसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हीमोफीलिया ए। ठीक है, और हीमोफीलिया ए को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल हीमोफीलिया। ठीक है, तो फैक्टर 9 की वजह से क्या, क्रिसमस हीमोफीलिया या फिर हीमोफीलिया बी। फैक्टर 8 की वजह से क्या हो गया, हीमोफीलिया ए और क्लासिकल हीमोफीलिया बी, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा फैक्टर नंबर अगर हम 7 की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल फैक्टर, या फिर इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलेटर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पैरा हीमोफीलिया के बारे में पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, लेबाइल फैक्टर डिफिशियंसी होगी इसमें, जिसकी वजह से ये कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रखा गया है, हेपेटाइटिस बी, मैटरनल एचआईवी, इन्फेंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया और ट्यूबरकुलोसिस। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रखा गया है, तो देखिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इन्फेंट क्लासिकल गैलेक्टोसेमिया के अंदर हम जो है बच्चे को जो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को हम कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। बाकी हेपेटाइटिस बी, मैटरनल एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हम यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं रखेंगे। नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट, ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट है और इन केसेस के अंदर क्या रहेगा, नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैटरनल हेल्थ कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं अपन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कौन सी कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, तो कीमोथेरेपी के अंदर। ठीक है, कीमोथेरेपी के अंदर हम कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। और हर्पीस सिम्प्लेक्स, अगर एक्टिव लीजन हो इसका ब्रेस्ट पे, तो इसको क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव लीजन है तब, ठीक है, इनके इनके ऊपर भी कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस है, उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं। बाकी देखो डेवलप कंट्री के अंदर जो है एचआईवी यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, बट इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया के अंदर यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं रखा गया है। ठीक है, ये डिसीजन जो है बच्चे की बच्चा यहाँ पे अंडरवेट है, ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट है, उसकी वेट को लेके उसकी हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कि मदर मिल्क यहाँ पे जो है पिलाना है या नहीं पिलाना है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, बट तब तक रहता है जब तक मदर जो है 2 वीक की
मैटरनल थेरेपी यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से रिगार्डिंग ले ले, तब तक कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, बाकी बाद में आप दे सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है कि बच्चे को जो यहाँ पे रूटीनली हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, साथ में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देनी है। उसके बाद में हम ब्रेस्ट फीडिंग आराम से इसको बच्चे को यहाँ पे करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। ओके, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो वर्बली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, थैलिडोमाइड टेरिटोजेनिसिटी इन न्यूबॉर्न कॉजेज। ठीक है, तो थैलिडोमाइड, A nurse is planning care for an infant who had just been admitted with intussusception. एक नर्स क्या कर रही है, केयर प्लानिंग कर रही है केयर के लिए। एक इन्फेंट है, उसको कंडीशन क्या है, इंटूससेप्शन के साथ में वो एडमिट हुआ है। व्हाट शुड बी द इमीडिएट नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी फॉर दिस पेशेंट। अब यहाँ पे इंटूससेप्शन से रिलेटेड इस पेशेंट में इमीडिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है। पेन रिलेटेड टू abnormal abdominal peristalsis, risk for deficient fluid volume related to bowel obstruction, altered nutrition less than body requirement related to vomiting, risk for altered skin integrity related to bloody stool। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे कि प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस अपने यहाँ पे क्या रह सकता है। तो देखो, इंटूससेप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग हो जाता है अपने नियर बाई एडजेसेंट सेगमेंट के अंदर। मतलब उसके जो भी इंटेस्टाइन, खुद इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे टेलीस्कोप कर सकती है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलने की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन ड्यू टू पेरिस्टालसिस। तो इंटेस्टाइन वगैरह तो वो तो क्या करती रहेगी, उनका तो वर्क है पेरिस्टालसिस मूवमेंट करना। तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के पास में जब अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो पेशेंट को यहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर बॉवेल कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, इरेगुलर बॉल कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी सिचुएशन अपनी क्या रहेगी, इस पेन को मैनेज करना। ठीक है, तो पेन रिलेटेड टू एबनॉर्मल एब्डोमिनल पेरिस्टालसिस। तो एबनॉर्मल जो पेरिस्टालसिस है, यहाँ पे मूवमेंट है, तो उनकी वजह से पेन होगा। तो प्राइमरी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी यही रहेगी, प्राइमरी प्रायोरिटी भी अपनी जो है यही रहेगी। इसके बाद में रिस्क फॉर डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम, उसे हम यहाँ पे जो है प्रायोरिटी देंगे। बट ये हम कब कर पाएंगे, जब हम यहाँ पे वॉमिटिंग को रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। पेन को मैनेजमेंट करना अपना प्रायोरिटी है। इसके बाद में अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। न्यूट्रिशनल इश्यू भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, पेन है। रिस्क फॉर अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू ब्लडी स्टूल। तो अगर कोई पर्सन के अंदर ब्लडी स्टूल है तो वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन, कैसा स्टूल देखने को मिलता है, तो रेड करंट जेली स्टूल। ठीक है, तो ऐसा अगर यहाँ पे स्टूल अगर आपको देखने को मिले तो ये तो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, इन्फ्लामेशन को या फिर नेक्रोसिस के बारे में। कि वो जो पार्ट जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, या फिर नेक्रोसिस की वजह से आपको ऐसा स्टूल देखने को मिल रहा है। बट इसे हमें मैनेज करना होगा, बिल्कुल करना होगा। बट अगेन प्रायोरिटी वाइज अपना आंसर क्या रहेगा, पेन। अगर हम पेन को यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं कर पाए तो वो जो है वाइटल्स उस पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा एक और एमसीक्यू बनता है इंटरसेप्शन के अंदर। पेशेंट का जब हम एब्डोमिनल जब हम यहाँ पे फील करते हैं, असेस करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, सोसेज सेप मास। ठीक है, ओलिव शेप मास तो किसमें मिलेगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। और सोसेज शेप मास किसमें देखने को मिलता है, तो इंटरसेप्शन के अंदर। ओके, कॉमन फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
आफ्टर ए चाइल्ड विथ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हैज़ बीन ऑन आयरन थेरेपी फॉर 7 days। एक बच्चे में क्या कंडीशन थी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, उसमें क्या चलाया गया, आयरन थेरेपी 7 days तक। सीरम लेबोरेटरी टेस्ट आर कंडक्टेड, अभी जो है सीरम लेबोरेटरी टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। विच टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट दैट द आयरन थेरेपी इज बिगिनिंग टू इम्प्रूव द एनीमिया। अब कौन सा जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि बच्चे में जो है आयरन की जो थेरेपी चलाई गई थी उससे जो है एनीमिया इम्प्रूव हो रहा है। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, इंक्रीज ग्रेन्युलोसाइट, इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन लेवल। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, जब हम यहाँ पे आयरन की थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो आयरन क्या करता है, बोन मैरो के ऊपर जाके वर्क करता है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो बोन मैरो जो है वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है आयरन की थेरेपी से। क्या रेस्पॉन्ड करेगा, वो रेस्पॉन्ड करेगा, इंक्रीज करेगा किसके लेवल को, रेटिकुलोसाइट के काउंट के लेवल को। तो रेटिकुलोसाइट क्या होती है, इमेच्योर आरबीसी है। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी है, वो क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो यहाँ पे एनीमिया हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसाइड हो रहा है। तो बोन मैरो ने यहाँ पे क्या किया, रेस्पॉन्स किया आयरन थेरेपी से, रेस्पॉन्स क्या किया उसने, इंक्रीज किया क्या, रेटिकुलोसाइट काउंट का, रेटिकुलोसाइट के प्रोडक्शन का। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, आरबीसी जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, एक अर्ली इंडिकेटर होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जनरल हम समझे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है, रिड्यूस आरबीसीज प्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इमेच्योर आरबीसीज जो देखने को मिलती है वो जो है सफिशिएंट हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो बॉडी है वो कैसे देखने को मिलती है, पैल देखने को मिलती है। तो फिर क्या दिया जाता है, आयरन वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट यहाँ पे जो है क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपकी डब्ल्यूबीसी जो इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में बताती है। ये जो है कंडीशन किस में आती है, इन्फ्लामेशन के अंदर, ये जो है इन्फ्लामेशन के बारे में बताती है। तो डब्ल्यूबीसी का अगर लेवल बढ़ रहा है तो वो किसके बारे में बताती है, इन्फ्लामेशन के बारे में। इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, तो ये किसके बारे में बताती है, जॉन्डिस के बारे में, या फिर बिलिरुबिन का लेवल ये बताती है। लास्ट, इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, ये जो है किससे जो है यहाँ पे रिलीज होता है, किडनी से। तो ये कब रिलीज होता है, लो ऑक्सीजन के केस में। थैलिडोमाइड टेरेटोजेनिसिटी इन न्यू बॉर्न्स कॉज। तो थैलिडोमाइड अगर यहाँ पे यूज में लेती है मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें जो है टेरेटोजेनिसिटी देखने को मिलती है। तो उसमें न्यूबॉर्न में क्या कोज आपको देखने को मिल जाता है, क्या ये कोज करती है, ओरोफेशियल क्लेफ्ट, फैकोमेलिया, एब्स्टिन एनोमली और वेजाइनल एडिनोसिस। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फैकोमेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो बर्थ डिफेक्ट यूजुअली देखने को मिलता है अगर यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में थैलिडोमाइड से एक्सपोजर होता है मदर को, तो फेकोमेलिया की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फेकोमेलिया क्या है, इसमें क्या देखने को मिलता है, सीवियर शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब,
यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो है लॉन्ग बोन्स जो है जनरली यहाँ पे क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, फेकोमेलिया। नेक्स्ट देखिए अदर कुछ ड्रग्स है, इसके बारे में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम वेलपोरेट क्या कोज करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड कार्डियक डिफेक्ट। नेक्स्ट जो है थैलिडोमाइड के बारे में हमने लिख लिया है, कार्बामाजेपाइन। ये क्या कोज करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगेन। और साथ में जो है ओरोफेशियल क्लेफ्ट। नेक्स्ट ड्रग फेनेटोइन। फेनेटोइन, फेनेटोइन क्या कोज करती है, कार्डियक डिफेक्ट एंड ओरोफेशियल डिफेक्ट, ये भी कोज करती है। लिथियम, ये क्या कोज करती है, एब्स्टिन एनोमली क्या कोज करती है, लिथियम यहाँ पे कोज करेगी। वजाइनल एडिनोसिस ये कौन कोज करता है, तो डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रोल। ठीक है, डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रोल क्या कोज करती है, वजाइनल एडिनोसिस। तो यहाँ पे ओरोफेशियल के बारे में हमने लिख लिया, फेकोमेलिया के बारे में लिख लिया, एब्स्टिन एनोमली हो गया, वजाइनल एडिनोसिस हो गया, एनटीटी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा इस एमसीक्यू में, थैलिडोमाइड की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, फेकोमेलिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, a diabetic patient is admitted with a probable diagnosis of osteomyelitis secondary to an ankle wound. A patient present with pain, redness, swelling, warm at the site, persistent wound drainage and temperature of 102.2 degree Fahrenheit. Which of the following physician order should the nurse delay until a later time? Obtain wound culture, administer ceftriaxone 1 gram IV every 12 hours, apply a splint to immobilize the ankle, begin education on self-administration of IV antibiotic for home care. तो देखो कौन से ऑप्शन के लिए यहाँ पे जो है नर्स यहाँ पे डिले कर सकती है। तो देखो ये एमसीक्यू अब इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना हम जो कह सकते हैं कि उस लेवल का नहीं है, बट एक एमसीक्यू पूछा जा चुका है और पूछा गया है, तो रिपीट होने के चांसेस देखो कई बार ज़्यादा होते हैं एमसीक्यूज के जो एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जरा बिना किसी डिले के आंसर पे चलते हैं। बिगिन एजुकेशन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी एंटीबायोटिक फॉर होम केयर। तो होम केयर के लिए हम उसको जो है आराम से भी बता सकते हैं, बट करंट उसकी जो कंडीशन है उसमें क्या है, एलिवेटेड टेम्परेचर है, पेन है, तो वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे हाई प्रायोरिटी के ऊपर रहेगी। ठीक है, वुंड कल्चर यहाँ पे कलेक्ट करना प्रायोरिटी है। साथ में एंटीबायोटिक को इनिशिएट करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी को इनिशिएट करना है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना है, इसलिए जो है कल्चर वगैरह भी हमें लेना होगा। सेफ्ट्राक्सोन 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो है ट्रीट करती है ऑस्टियोमाइलिसिस को। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन को मैनेज कर सके। जो नेक्स्ट जो है इमोबिलाइजेशन भी करना है हमें, ताकि पेन कम हो, मसल स्पाज्म कम हो। तो इनके कंपैरिजन में कौन से ऑप्शन को डिले कर सकती है, वो ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो ये इजी एमसीक्यू था, तो विदाउट डिले हमने इसका आंसर किया। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की, कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे, उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।